Okay, hello everyone. Hi, I hope you guys are doing well. So in today's this solution lecture, we are going to discuss about the question paper that has been conducted of magnetic effects of electric current, and we are going to discuss the video solutions of that particular chapter. तो जो भी डाउट आपको आते हैं इसको देखने के बाद आप पूछ सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से. So let's begin with our session then. Okay. Okay. So in today's uh, chapter test solution video lecture, we are going to discuss about the questions based on magnetic effects of electric current. तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, a lot of questions have been asked from this particular chapter. So it's a very important chapter, especially for 12th क्लास पर्पसेस. अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि अगर आप पूरे 12th क्लास में देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज किन चैप्टर्स का है, तो उनमें से एक डेफिनेटली दिस वन विल बी देयर, राइट. तो अच्छे से इसको समझिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप लोग खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करें. ठीक है. ओके. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो क्लास सॉल्यूशन. First question is, in an hydrogen atom, the electron is making 6.6 into 10 to the power 15 rps, revolution per second. If the radius of the orbit is 0.53 into 10 to the power minus 10 meter, the magnetic field produced at the center of the orbit is what? यानी कि आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन दे रखा है, आरपीएस कितना है उसका, है ना, और उसका दे रखा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें कि वो रेवोल्यूशन कर रहा है. ठीक है. तो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना. हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा करंट, राइट. और करंट कैसे निकालते हैं, वी नो द फॉर्मूला फॉर दिस इज क्यू इंटू वी, राइट. कैसे निकालेंगे, अच्छा वी हमें दिया हुआ है, राइट. क्यू हमें पता है क्या होता है. ठीक है. तो कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले मैग्नेटिक फील्ड का. क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. कैसे निकाला, सिंस हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया हुआ है, तो यानी सर्कुलर पाथ पे वो क्या कर रहा है, अपना रिवोल्यूशन कर रहा है ना, मूव कर रहा है बेसिकली. तो आपको निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना, वी ऑल नो दिस. तो इसमें हम क्या कर देंगे बच्चा, म्यू नॉट इंटू आई की जगह हम लिख देंगे क्यू इंटू वी, जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया है, विल रिप्लेस इट विद दैट, एंड देन अपॉन में 2r. नाउ विल जस्ट नीड टू पुट सम वैल्यूज. म्यू नॉट की वैल्यू आपको बताइए कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, राइट. एंड देन 1.6 into 10 to the power minus 19, the value of electron that we all know, है ना. चार्ज को हम क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट. आगे मल्टीप्लाई बाय आरपीएस कितना है इसका, 6.6 into 10 to the power 15 डिवाइडेड बाय 2 into रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.53 into 10 to the power minus 10, राइट. नाउ देयर इज जस्ट कैलकुलेशन लेफ्ट. ये बन जाएगा आपका 2 पाई इंटू 1.6 इंटू 6.6, है ना. जो 10 की पावर है सबसे पहले उनको सॉल्व करते हैं, राइट. तो -7 -19 ऐड कर दो, और -10 को आप जब ऊपर लेके जाओगे इस वाली क्वांटिटी को, ठीक है, तो ये प्लस का बन जाएगा. तो आपका कितना आ जाएगा टोटल, ये डिवाइडेड बाय 5.3. विल सॉल्व दिस एंड विल फिगर इट आउट कि ये आंसर आ रहा है 12.518 टेस्ला. ठीक है, टेस्ला में हम टेस्ला यूनिट में हम आंसर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 5 इंटू 2.5, 100 टर्न्स दिए हुए हैं उसके, है ना. नंबर ऑफ टर्न्स जो भी हमको दिया होता है हम एक बार उसको मेंशन कर लेते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स 100 दी हुई है ना, डायमेंशन दिया हुआ है हमें, राइट. यानी कि एरिया निकाल सकते हैं हम इसका, 5 इंटू 10.5, 5 इंटू 2.5 सॉरी, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये सब वैल्यूज हमें दी हुई है. अब वो कैरी कर रहा है करंट 3 एम्पियर का इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, 3 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, राइट. केप्ट सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड इन द एक्सजेड प्लेन. अब एक्सजेड प्लेन में उसने हमने क्या कर रखा है, उसको सेंटर कर रखा है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड जब 1 टेस्ला अप्लाई करेंगे हम एक्स एक्सिस के अलाउंग, इफ द कॉइल इज टिल्टेड थ्रू 45 डिग्री 45 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस. नाउ अगर आपने एक्सजेड प्लेन में रखा है, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे लगाओगे, सो देयर विल बी डेफिनेटली सम
टॉर्क इंक्लूडेड है ना, कोई ना कोई टॉर्क आएगा उसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो टॉर्क आता है वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है ना। यानी कि आप जब टॉर्क निकालना चाहोगे जो इसमें आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, बी के साथ में, यही पढ़ा हुआ है हमने है ना, एम बी साइन थीटा होता है, राइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, हम सबको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका क्या क्या होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन इंटू आई इंटू ए, कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, बी साइन 45 से। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए अब आप बस, बी साइन, और थीटा में हमें दे रखा है कि ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है जेड एक्सिस से, ठीक है। तो 45 यहाँ पर किया, क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना दे रखा है, 3 एम्पियर, है ना। मल्टीप्लाई बाय एरिया भी अभी हमने निकाला है, 5 इंटू 2.5, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी कितना दिया हुआ है देखो, 1 टेस्ला, ठीक है। बी दे रखा है 1 टेस्ला। अच्छा, इसमें हम अ, ध्यान से समझेंगे, एक गलती हम कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्टली साइन 45 की 1/√2 वैल्यू लिख के आंसर कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हमने हमें लगता है कि हमने सही किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखो, सारे न्यूटन मीटर में आंसर दे रखे हैं, जनरली जो हम लेते भी है मीटर यूनिट, राइट। तो हमें एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻⁴ से, ताकि हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया हुआ यूनिट, ये गलती आपसे हो सकती है, तो इसको अवॉइड करना, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना, ताकि आपका आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा, मीटर, ओके। सो ये गलती अगर आपको अवॉइड करनी है, तो आप एक बार अपना आंसर को क्या करें, रिविजिट करें, है ना। एक बार सॉल्व कर लिया उसके बाद फिर से रिविजिट करें, तो यूनिट्स की गलतियों से आप बच जाएंगे, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। आगे चलते हैं। बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 20 इंटू 10⁻5 जूल पर टेस्ला। अब आपको इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, और क्या बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 14 टेस्ला। और पूछ क्या रहा है, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज। यानी कि आपका 60 डिग्री पे तो है ना, जीरो से आपको 60 लेके जाना है बेसिकली, है ना। वर्क डन बताना है आपको कितना करना पड़ेगा हमें, स्लोली, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, स्लोली लेके जा रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन लिखेंगे इसको, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। कैसे लिखते हैं भाई, वर्क डन क्या हो जाता है, एम बी, ओके, सही राइट इट, एम इंटू बी इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 ना। सबको पता है कि वर्क डन कैसे लिखते हैं हम, फॉर अ डाइपोल टू रोटेट, ठीक है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे एम बी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 60, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, MB/2, है ना, cos 0 और cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे हम, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 10⁻5, वैल्यूज पुट कर देंगे ना यहाँ पे, जो जो वैल्यूज दी हुई है, 14 इंटू 10⁻5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्मॉल करेक्शन ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻5 से 10⁻−5 कैंसिल हो जाएगा, द आंसर विल बी 14 जूल, ठीक है। दिस स्लाइट करेक्शन ओवर हियर, यहाँ पे 10 टू द पावर यू कैन से -5 है, ठीक है। दैट्स अ स्लाइट करेक्शन इन द क्वेश्चन। सो कुछ अगर क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट होती है चीजें, तो यू कैन जस्ट रेज दिस, राइट। एंड क्वेश्चंस में कुछ करेक्शंस अगर हैं आपके, तो आपका आंसर भी उस हिसाब से
चेंज आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल करेक्शन है, 14 × 10⁻⁵ होगा, 5 की जगह वो टाइपिंग एरर है, 10⁻⁵ की जगह 10⁻⁵ आपको करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया होगा सबको। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। सो 3 स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिए हुए हैं इसमें आपको, और आपको बोला गया है कि नेट एक्सपीरियंस जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मिडिल कंडक्टर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ दे रखी है मिडिल वाले की, और आपसे क्या बोल रहे हैं कि उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है वो कितना होगा, आपको ये बताना है, राइट। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझे। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का गैप है फर्स्ट और लास्ट वाले वायर में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट वायर निकालना है मिडिल वाले पे। कैसे निकालोगे, म्यू 0 × I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 2 लोगे तो I1 I2 अपॉन 6 पाई हो जाएगा टोटल। निकालो इसको। F1 कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले की वजह से मिडिल वाले पे, है ना, ऑन द मिडल, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऑन द मिडल वन क्या हो जाएगा, म्यू 0 × I, जो कि फर्स्ट वाला है, सॉरी मिडिल वाला है, I1 जिसकी वजह से हम निकाल रहे हैं अपॉन 6 पाई इंटू 25, ठीक है। लेंथ कितनी है कंडक्टर की, 25, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे 25 लेंथ है इसकी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये, 2500 म्यू 0 अपॉन 2 पाई। ओके, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड फोर्स ड्यू टू द सेकंड वायर, है ना, फोर्स ड्यू टू द सेकंड वायर ऑन द मिडिल वायर, दोनों की वजह से हमें निकालना है, फिर नेट फोर्स हम निकाल के आंसर बता सकते हैं हमारा, राइट। क्या हो जाएगा ये, म्यू 0 इंटू सेम I इंटू I2 हो जाएगा इस बार, अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू 0 I इंटू I2 अपॉन में 10 पाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द वायर है वो 5 है, पहले कितनी थी, 3 थी, तो हमने म्यू 0 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, अभी हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो उसकी अभी भी कितनी है, 25 है ना मिडिल वायर की, तो ये कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 1000 म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब हम एफ नेट निकाल सकते हैं, एफ नेट आपका इजीली हो जाएगा F1 - F2, जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा आपका 1500 म्यू 0 अपॉन 2 पाई। जैसा कि आप देख सकते हैं 2500 को आप 1000 से माइनस करोगे, ये आ जाएगा म्यू 0 1500 म्यू 0 अपॉन 2 पाई। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁴, है ना। और टूवर्ड्स राइट इज योर राइट आंसर, क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला जो फोर्स है F1 वो बड़ा है ना, क्योंकि F1 क्या है, बड़ा है F2 से, ठीक है। तो राइट साइड में आपका नेट फोर्स आ जाएगा, डायरेक्शन आपका राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको निकालना है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हैज ऐसा यूनिट, है ना, जो मेटल मेटल स्पेस सैंपल दे रखी है, उसमें करंट कैरिंग जो करंट कैरिंग वायर है अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी डेंसिटी दे रखी है J(x), है ना, और सब्जेक्टेड टू है मैग्नेटिक फील्ड BZ, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपका है डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड है Z एक्सिस पे, ठीक है, इसलिए उसको क्या रिप्रेजेंट कर रखा है सबस्क्रिप्ट में Z, BZ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है EY, जो कि ऑब्वियसली डेवलप कर रही है वाई एक्सिस के अलाउंग, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है JX की। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो EY है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है बेटा, करंट डेंसिटी जो Z एक्सिस के अलाउंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है Z एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो आप कुछ भी ले लो, के ले लो, है ना, लेट्स से कि हमने के ले लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, EY के डिवीजन में चला जाएगा, J × Z × B × Z, ठीक है। भाई यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करोगे तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये पूरा, ये पूरा, है ना। तो कितना बन जाएगा ये, लेट्स से
सी अपॉन जे इंटू जेड। हमने ई वाई अपॉन पी जेड को क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, चलो सी क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम एक्सिस पे अगर हम उसका रेशियो लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो क्या आ जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब तो हमको पता है यूनिट्स क्या होती है ना। ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब, नीचे आ जाएगा एम्पियर, और मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड से, क्योंकि आपके जो करंट डेंसिटी है, जो आपकी सी है, वो तो मीटर पर सेकंड में होती है ना, मीटर पर सेकंड में होती है। और जो करंट डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर पर एरिया, है ना, यही होती है ना करंट डेंसिटी। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, एम्पियर पर यूनिट एरिया। तो ऊपर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब बन जाएगा, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, और नीचे सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एम क्यूब अपॉन एस, बी ऑप्शन इज राइट। Okay. The next question is a theoretical question. Soft ferromagnnetic material is placed in an external field magnetic field magnetic domain. जो डोमेन्स है उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, है ना, जो कि बहुत इजीली मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं और डीमैग्नेटाइज किए जा सकते हैं बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, बेसिकली जो डोमेन होते हैं जिसमें कि मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, विल इंक्रीज इन साइज। क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। When external field is applied, the domains, किसकी बात हो रही, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, इन विच डाइपोल are aligned in the direction of B external, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड will increase in size, increase in size। ठीक है, सो while the domain which magnetic field align opposite to magnetic field will decrease in size। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल अलाइंड है अपोजिट, है ना, ये तो अगर अपोजिट नहीं है तो इंक्रीज करेगा, अगर अपोजिट अलाइन है तो डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, द आंसर विल बी डी ऑप्शन, मे इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज एंड चेंज इट्स ओरिएंटेशन। आगे चलते हैं, अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, सो नाउ इन दिस वी नीड टू टेल दी आंसर के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल 100% सही करना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास से जानते हो इसका आंसर, राइट। क्या आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, है ना, इनसाइड हमें बताना था क्योंकि इसमें। ठीक है, अब इसमें भी गलती हो सकती है हमसे कि अगर हम जल्दबाजी में, इजी क्वेश्चन है ना, तो हम जल्दबाजी में आउटसाइड और इनसाइड पढ़ना भूल जाए, तो इसमें इनसाइड की जगह क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना। कोई भी जो बार मैग्नेट होती है आपकी, इसमें बाहर की तरफ तो क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये। और अंदर की तरफ जाती है साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बता रखा है कि डबल कर दिए, एंड द करंट सेंसिटिव बिकम्स, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ा देते हो, डबल कर देते हो, तो क्या करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी, ये आपको बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 में। सेकंड में बोला जा रहा है इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग गैल्वेनोमीटर बाय ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल आल्सो इंक्रीज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इन द सेम रेशियो। यानी कि अगर आपकी करंट सेंसिटिविटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर बढ़ रही है गैल्वेनोमीटर में, तो आपका जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो भी सेम रेशियो से बढ़ेगी, ये बोल रहा है स्टेटमेंट 2। ठीक है, आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो करंट सेंसिटिविटी हमें पता है क्या होती है, बी इंटू एन इंटू ए अपॉन के। ठीक है, तो अगर एन हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, जैसे कि हम फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, है ना। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है,
अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस ही होते हैं, बस आपको ये समझना जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। समझने के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। बी इंटू एन इंटू ए अपॉन आर इंटू के, ठीक है। बी इक्वल्स टू आई आर यूज किया बेसिकली हमने, इंटू थीटा, ठीक है। तो एज एन इज डबल, आर भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर एन हमने डबल किया तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हो तो उसके रेजिस्टेंस में तो फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस सेम थोड़ी रहने वाला है। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ेंगे रेजिस्टेंसेस बढ़ेंगे उनके, ठीक है। तो डबल हो जाएगा वो भी, तो इससे क्या आएगा, नो चेंज आएगा। क्योंकि ऊपर भी है ना नीचे आ रहे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया एट क्वेश्चन का, एट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है डी ऑप्शन। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें निकालना है टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है, करंट दे रखी है, एक्सैक्ट प्लेन में इसको हेल्ड कर रखा है आपने मैग्नेटिक फील्ड बी लगा के, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आप टॉर्क निकाल लो, क्या हो जाता है टॉर्क। लेट्स से आपने टॉर्क लिखा है टी, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, क्या हो जाएगा, म्यू क्रॉस बी, है ना। म्यू यानी वही मैग्नेटिक मोमेंट आपका, एक ही बात है। इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, एन इंटू आई ए, है ना, मल्टीप्लाई बाय बी साइन। अच्छा, इसमें एंगल क्या बनेगा, सिंस ये एग्जैक्ट प्लेन में रखा हुआ है आपका, मैग्नेटिक फील्ड बी लगी हुई है, ठीक है। टॉर्क निकालना है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 90, है ना। आप इसका अगर इसको समझना चाहें तो ये ऐसे समझ सकते हो आप, कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो आता है इसके परपेंडिकुलर आता है म्यू, ठीक है। और आपका जो बी लगा हुआ है वो रखा है एग्जैक्ट प्लेन में, आपने लगा रखा है बी, ठीक है। इसमें आपका लूप रखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा बी और म्यू के बीच का एंगल, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो टाउ कितना आ जाएगा भाई, टॉर्क कितना आ जाएगा, एन आई इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू बी, ठीक है। एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, क्योंकि एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और म्यू क्या है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एन इंटू आई इंटू ए, ठीक है। तो भाई कौन सा आंसर है इसका, बताइए, देख के बताइए कौन सा आंसर है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, है ना, बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू एन। आगे चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक सर्कुलर वायर है, अब लूप लूप वायर लूप है, रेडियस आर का, रोटेट कर रहा है वाई एक्सिस के अराउंड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और नॉर्मल टू द लूप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बता रखा है। टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे नॉर्मल जो है पैरेलल हो जाएगा जेड एक्सिस के। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का आपको वैल्यू दे रखा है बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आपने अप्लाई कर रखी है एक्सटर्नली, ठीक है। सो आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा लूप में, अब ऑब्वियसली आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो, है ना, और रोटेट कर रहा है आपका कॉइल, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हमें पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो होता है बी डॉट ए, है ना, और सॉरी, फ्लक्स जो होता है वो होता है बी डॉट ए, और इंड्यूस ईएमएफ को हम कैसे लिखते हैं, फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस डी फाई बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी जो कि आपका किस में है, जेड डायरेक्शन में, अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, बी जेड इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, और कॉस, अब इसमें क्या लिखेंगे, अब ये बोला टाइम के साथ वैरी कर रही है और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस डी इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी बाय डी टी, है ना। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएशन आता ही है आप लोगों को, कितना हो जाएगा ई, ये हो जाएगा बी जेड ओमेगा पाई आर स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, है ना, माइनस साइन जो है वो आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी का हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया है बेसिकली, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी, ये डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है भाई, म्यू निकालना है, परमिएबिलिटी ऑफ द रोड निकालनी है। परमिएबिलिटी ऑफ द रोड कैसे निकालेंगे, पाई क्या होता है हमारा,
फ्लक्स क्या होता है, म्यू इंटू एच इंटू ए, है ना। और फाई को हम बी डॉट ए भी लिखते हैं, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका म्यू जो है परमेबिलिटी, म्यू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा फाई अपॉन एच ए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, फाई कितना दे रखा है आपको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रखी है 5000, और मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है 5 × 10⁻⁵ ठीक है। तो फ्लक्स जब वैल्यू दे रखी है डायरेक्टली, तो हम 5 × 10⁻⁵ को रख ही देंगे, इसमें ना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एच जो आपको दे रखी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितनी दे रखी है 5000, एच क्या है आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, हाइट हाफ। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। काफी इजी हो गया अब तो। 2 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। 2 × 10⁻⁴ इज द राइट आंसर, ऐसा यूनिट में आप लिखोगे इसको। आगे चलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, इट इज आइदर अट्रैक्ट और रिपेल, ठीक है, या फिर अट्रैक्ट या रिपेल। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मटेरियल्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन दैट डायरेक्शन अपोजिट टू एनी एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, दे क्रिएट्स एन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नली, एक्सटर्नली जो आपने अप्लाई करी है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसके अपोजिट, ठीक है। एंड हेंस देर आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और देयरफॉर इसका अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, वो रिपेल करेगी किससे, बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो समझो। ए ऑप्शन बोल रहा है अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स, बी ऑप्शन बोल रहा है रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, लेकिन सी और डी ऑप्शन में अगर हम ध्यान से समझे तो क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है रिपेल बाय नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल, है ना। और डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ पोल एंड रिपेल बाय साउथ पोल दे रखा है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई से एक पोल से रिपेल हो रहा है, रिपेल दोनों पोल से होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, इट विल बी रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, ठीक है। अब ये समझना जरूरी, कई बार ऑप्शन ऐसे भी होंगे कि आपको रिपेल वर्ड देख के मन करेगा टिक करने का एक ऑप्शन, लेकिन आपको ढंग से एवेल्युएट करके आंसर देना है, ठीक है। ठीक है, इन अ रीजन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कल, व्हाट कैन बी द पॉसिबल फील्ड देयर। तो ये तो हमें पता है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर में, डी ऑप्शन, है ना, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगी, डॉट डी एन सी विल बी राइट आंसर। 13th में आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, ओके। आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप आपको दिया हुआ है कितना, एरिया 5 पाई स्क्वायर मीटर है, और 0.2 टेस्ला दे रखा है आपको मैग्नेटिक इंडक्शन आपका, ठीक है। तो आपको क्या पूछा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप, है ना, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द एयर आपको दे रखी है म्यू नॉट, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें एम की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू निकालनी है, बहुत ईजी है। एम क्या होता है, एन आई ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एन आई ए, ठीक है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाए तो आप काफी इजीली निकाल दोगे। बी की वैल्यू कितनी होती है भाई, सेंटर पे हमें निकालनी है ना, सेंटर पे बोल रखा है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर बोल रखा है, तो हमको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, बी
बी एट द सेंटर क्या होगा सर्कुलर करंट कैरिंग वायर में, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना, वी ऑलरेडी नो दिस। तो इसकी वैल्यू दे रखी है बी नॉट की, या बी पे वैल्यू दे रखी है 0.2, है ना, सेंटर पे कितना है, 0.2 है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 0.4 अपॉन म्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इक्वल्स टू कितना आ गया, आई अपॉन आर। ठीक है, ऑल्सो हमको क्या दे रखा है, पाई स्क्वायर मीटर है एरिया। ठीक है, एरिया का एरिया क्या होता है आपका, पाई इंटू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पाई दे रखी है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1 हो गई, है ना, -1 तो लोगे नहीं आप रेडियस को, तो आर की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ इसको यहाँ पुट कर दो आप, कितना हो जाएगा आपका, हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0.4 पाई अपॉन म्यू नॉट, है ना, NIA इसमें रिप्लेस कर देंगे बेसिकली, है ना, करंट की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसमें। 0.4 कहाँ पे दे रखा है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 0.4 पाई अपॉन म्यू नॉट, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स दे रखी है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 5 मीटर, यानी आपकी कॉइल से डिस्टेंस पे है 1 मीटर और 5 मीटर पे, सेंटर से एक डिस्टेंस पे है, और उसकी रेशियो दे रखा है 27:1। रेडियस ऑफ द कॉइल बतानी है, बहुत ईजी है, हमको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है उसके रेडियस से अगर किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं भाई, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आर, है ना, और डिस्टेंस आपका निकाल लोगे आप। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर दैट विल बी एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का उस पॉइंट पे। तो इसको सॉल्व करोगे, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, देखो कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 1 मीटर, पहले 1 मीटर है ना, तो इसको कैसे लिखोगे आप, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले तो 1 स्क्वायर होल पावर 3/2, है ना, और डिवाइड कर दोगे, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इस बार सेकंड बार जब आपको बोला हुआ है कि 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना? इसका पूरा रेशियो आपको दे रखा है 27:1, है ना? तो इसको आप सॉल्व करोगे, ऊपर वाला टर्म तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, काफी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आर आ जाएगा √2 मीटर, सी ऑप्शन। Okay, so here is a theoretical question. A charged particle is moving in a circle with constant speed and uniform magnetic field. If we increase the speed of the particle to twice, then its acceleration becomes 4 times. ना स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v² अपॉन r। ठीक है, तो हमें पता है कि फोर्स, सबसे पहले फर्स्ट वाला अगर हम समझना चाहें स्टेटमेंट, तो फोर्स क्या होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, क्यू वी इंटू बी, अगर वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से तो कितना हो जाता है, क्यू वी भी हो जाता है। एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें, बात करना चाहें एक्सेलरेशन के बारे में, तो ये हो जाता है क्यू बी अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड की, अगर स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, सो एक्सेलरेशन विल बिकम डबल ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ाओगे कितनी डबल कर दोगे तो। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये v² अपॉन r होता है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन। 1 तो इनकरेक्ट है, 2 जरूर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 4 टाइम्स बोल रहा है ना, यहाँ पे हमको पता है कि डबल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपका v² अपॉन r तो होता ही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे 4 टाइम्स नहीं होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Following figure shows the path of an electron that passes through two regions containing uniform magnetic field of magnitudes B1 and B2. Its path in each region is half a circle. Choose the correct option. B1 is into the page and it is stronger than B2. यानी B1 और B2 में strong और weak बताना है आपको। तो आपको पता है कि जो R होता है वो होता है MV/QB। ये पता है सबको, रेडियस कितना निकालते हैं सर्कुलर पाथ का, तो यानी कि R आपका
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका आर बड़ा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख के बताओ। ए ऑप्शन, बी इज वन इज इनटू द पेज। बी वन तो आप निकाल ही सकते हो ना, थंब रूल लगा दो, राइट हैंड थंब रूल, तो आप निकाल सकते हो ऐसे। अगर आप कर्ल बनाओगे तो अंदर की तरफ आपका इनटू द पेज जाएगा बी वन। ठीक है, तो बी वन आपका इनटू द पेज है और स्ट्रॉन्गर है बी टू से, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जिसका रेडियस कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18 क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको एट द सेंटर ओ। ठीक है, टेस्ला में आपको निकालनी है, काफी इजी है। एंगल के बेसिस पे हम इसको निकाल सकते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। ठीक है, और थीटा अपॉन टू पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना जब हमको पता नहीं होता एंगल कितना है, तो थीटा अपॉन टू पाई है ना, इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो कितना फॉर्मूला बनता है इसका, म्यू नॉट आई थीटा, है तो हमने क्लास में भी सॉल्व कर रखा है, 4 पाई आर बन जाएगा, है ना, जनरल फॉर्मूला भी होता है ये, अगर कोई थीटा आपको पता है। ठीक है, तो आप इसमें रिप्लेस कर सकते हो डायरेक्ट एंगल और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19। दो कंडक्टर्स हैं जिसमें करंट कैरिंग है सेम डायरेक्शन में, है ना, और एक्स और वाई टू इलेक्ट्रॉन बीम्स है, यानी कि दो केसेस दे रखे हैं। तो पहले अगर आप वायर को समझोगे, ठीक है, जैसे कि दो वायर है, पैरेलल है और उनमें सेम पैरेलली करंट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई और आई। अब आप समझो इस चीज को, अगर इसमें भी सेम करंट है दोनों में, तो ये जो आपका ये वायर है लेफ्ट वाला, है ना, ए वायर नंबर ए और वायर नंबर बी है। तो ए की वजह से बी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, राइट, और बी की वजह से जो ए पे आएगी वो बाहर की तरफ आएगी ना, राइट हैंड थंब रूल हम लगा सकते हैं। तो इसमें आ रही है अंदर की तरफ, इसमें आ रही है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको इधर की तरफ पुल करेगा और ए वाला वायर बी को इधर की तरफ करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स जो क्या हो जाएगा, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, दोनों एक तरफ एक दूसरे को खींच रहे होंगे क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीम की अगर हम बात करें, दो इलेक्ट्रॉन बीम अगर पैरेलली ट्रैवल कर रही है तो दोनों रिपल्सिव होते हैं नेचर में, है ना, रिपल्सिव नेचर में होते हैं, तो इसमें रिपल्शन होगा ही सही। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत है आपका। आप इसमें ऑप्शन ए और बी में तो अट्रैक्शन हो रहा है फोर्स में, तो और एक्स और वाई में भी आपका क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रिपल्शन लिख सकते हो, देयर इज अ करेक्शन इन द ऑप्शन। ठीक है, एक्स और वाई में आपका रिपल्शन हो रहा है, लेकिन ए और बी में आपका क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको स्पीड निकालनी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट हिट द वाइजेड प्लेन। ठीक है, तो ऐसा कब हो जाएगा, जब आपका जो ये पॉइंट है डी पॉइंट, इसके बराबर हो जाए आपका क्या रेडियस आर, अगर आपका डी के बराबर हो जाए, अगर बड़ा हो जाएगा आर, तो हिट कर जाएगा वाइजेड प्लेन, है ना। जो बी है वो बी नॉट जे यानी जेड एक्सिस पे है। ठीक है, और आपका एक्स एक्सिस पे है आपका पॉइंट, है ना, डी जीरो जीरो। ठीक है, जीरो जीरो है वाई और जेड, तो एक्स एक्सिस पे है आपका। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास एम एन चार्ज क्यू, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसका रेडियस अगर डी से बड़ा आ जाए, तो वो तो टच कर जाएगा वाइजेड प्लेन को। हमारी कंडीशन क्या है, वाइजेड प्लेन पे टच नहीं होना चाहिए। तो आपका आर या फिर एम बी अपॉन क्यू बी, इट हैज टू बी इक्वल टू डी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी हो सकती है ना। इससे थोड़ी सी कमी होगी वैसे तो, पर हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको इक्वल ले रहे हैं। तो आपका v जो है वो कितना आना चाहिए, b इंटू क्यू इंटू डी अपॉन एम, है ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, सर्कुलर पाथ इज इमेजिन टू क्लोज दिस करंट्स वैल्यू ऑफ v डॉट dl। v डॉट dl एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज, पढ़ा हुआ है हमने एम्पियर्स लॉ में, है ना। क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज कितना है, 3 एम्पियर और आई एम्पियर, दोनों इंटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 म्यू नॉट। काफी इजी था, बस एम्पियर्स लॉ को रिविजिट करना था। दो लॉन्ग वायर आर हैंगिंग फ्रीली, दोनों वायर क्या कर रहे हैं, फ्रीली हैंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, देन इन सीरीज देन आर कनेक्टेड विद द बैटरी इन बोथ द केसेस व्हिच टाइप ऑफ फोर्स एक्स बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है, जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा और जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, तो जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, दिस करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन।
राइट। एंड व्हेन सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो इसकी वजह से अगर आप ध्यान से समझ सको तो अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगे या रिपल्शन फोर्सेस आएंगे। अगर आप ध्यान से समझो कि अगर पैरेलल की केस में जो आपका है सेम डायरेक्शन में आ रहा है करंट, और अपोजिट आ रहा है कि सीरीज में क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो आपके अट्रैक्शन फोर्सेस तो आएंगे किसमें, अभी हमने डिस्कस किया ना सेम में क्या होता है, पैरेलल में, और रिपल्शन फोर्सेस आएंगे सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अराइजेस ड्यू टू, ये तो हमें पता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लेंज लॉ, माइजनर इफेक्ट है, हॉल इफेक्ट होते नहीं है, जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो क्या रीजन होता है आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, ये हमने पढ़ा था जब हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे। ठीक है, तो वैन भी बताते हैं इस चीज को कि अकॉर्डिंग टू वैन क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है बेसिकली, इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स now one atom with that of neighboring atoms, spin is the reason। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स दी हुई हैं, ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 8 है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट 8 दे रखा है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। बहुत बढ़िया। ओरिएंटेड है शोन फिगर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट निकालना है, काफी इजी है। कितना हो जाएगा नेट, 2 × m, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 120, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2m × cos 60/2। ठीक है, सिंस ये अलाइंड है इस तरह से, तो यहाँ पे जो एंगल आपका ये वाला बनेगा, ये कितना बनेगा, 6 डिग्री। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आता है ये दो वेक्टर्स को, क्या हो जाएगा, 2 × 8√3/2, कॉस 60 वैल्यू पता है ना सबको, cos 60 / 2, सॉरी 30 की। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 8√3 A × मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल्स किससे बने होते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके कोर किससे मिलकर बने होते हैं भाई, ऐसी मटेरियल्स जिसकी हाई परमेबिलिटी और रो क्या हो, रिटेंटिविटी, है ना, हाई परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करे गए हैं उनको गलत नहीं करना है ना, यू नीड टू मेमोराइज फ्यू थिंग्स आल्सो, बिकॉज सम क्वेश्चंस आर जस्ट पार्ट ऑफ थ्योरी दैट हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक और है। आपको बताना है वर्क डन बाय फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है m, उसको रोटेट करा एट थीटा एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो हमको पता है कि वर्क डन कैसे लिखते हैं हम, माइनस टाइम्स एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था, है ना। कितना हो जाएगा ये, माइनस टाइम्स एम बी, कहाँ से कहाँ जाना है, 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना बोला हुआ है, यहाँ से कहाँ तक जाना है, कॉस थीटा तक जाना है, लेट्स से कितना हो जाएगा ये, MB × cos θ - 1, है ना, माइनस साइन बाहर ले जाओगे आप तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हम ऑप्शन से अलाइन करना चाहते हैं ना हमारा आंसर। तो ये आप अगर ध्यान से समझो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, अच्छा, अगर आप cos 0 लिखोगे 1 बनेगा, माइनस cos थीटा आपको लिखना है तो सिंपल cos थीटा आ जाएगा। तो या तो आप इसको 1 - cos θ ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बेसिकली आपको मैच कराने पड़ेंगे, माइनस और प्लस साइन से जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो अकॉर्डिंगली किया जाता है, तो सिंस यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है तो वी कैन, ऑप्शन अगर दिया हुआ होता ना तो हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते, ऑप्शन में सिंस ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम सीधे लगा देंगे बी ऑप्शन, ये आ जाएगा ना हमारा, -MB cos 0 1 होता है ये, 1 - cos θ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से मैच कराने की जरूरत है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स दिया हुआ है, ठीक है, दे हैव सेम चार्ज एंड सेम स्पीड, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम पीरियड T1/T2 कितना होगा भाई, M1/M2 कैसे होगा, इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है पहले तो, कैसे होगा, क्योंकि टाइम पीरियड कितना होता है, 2πm/क्यूबी, है ना, ये सबको पता है। तो केवल m और m जो है मास है वही अलग है, बाकी 2π तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू सेम चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, दे हैव सेम चार्ज एंड सेम स्पीड,
एंड देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है तुमसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, m1/m2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, स्पीड भी सेम है ना दोनों की, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी क्या हो जाएगा, m1/m2 के बराबर हो जाएगा, सिंस स्पीड सेम है ना, v सेम। आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। आगे चलते हैं। Positive charged particle a q mass m is dropped from a certain point above the ground. Constant and horizontal magnetic field of magnetic magnitude b is present. If charge falls down by a height h, then speed of charge is what? Speed of charge पूछा जा रहा है आपसे। तो हमको पता है कि वर्क डन जो होता है बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क कर रहा होता है वो जीरो होता है। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो क्या होगा, जीरो। तो हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्या कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर, है ना। हाफ mv² कितना आ जाएगा, mgh के बराबर आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्योंकि आपका जो चार्ज है वो फॉल कर रहा है भाई, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड बी का, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, उसने जो वर्क डन किया है वो जीरो आ जाएगा। तो केवल ग्रेविटी जो है वो प्ले कर रही है, वर्क वर्क में कंट्रीब्यूट कर रही है। क्या हो जाएगा, √2gh। ये ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बी का, ठीक है। तो इस वजह से आपका वर्क डन नहीं आएगा उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड दिया हुआ है 1000 टर्न्स पर मीटर, लेंथ ऑफ सोलेनोइड दिया हुआ है, ठीक है। 1000 टर्न्स पर मीटर लेंथ पे आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं पर यूनिट पर यूनिट लेंथ बेसिकली, और करंट ऑफ 3.2 एम्पियर दिया हुआ है जो कि इससे फ्लो कर रहा है। तो आपको सोलेनोइड के एंड पे बताना है कितना आएगा, है ना? क्या हो जाएगा ये, म्यू नॉट इंटू पाई, सॉरी नॉट पाई, वाई वुड बी देयर बी पाई, म्यू नॉट एन आई, सॉरी म्यू नॉट एन आई। और हमको पता है कि एंड पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, है ना। अगर हमको सेंटर पे निकालना तो क्या पूछे, म्यू नॉट एन आई, लेकिन यहाँ पे हमको एंड पे निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू लिख दी हमने। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दी हुई है, अगर केवल कैपिटल लेंथ दिया होता तो पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ता पहले, पर यहाँ पे स्मॉल लेंथ दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई करंट कितना हुआ, 3.2 दिया हुआ है, अपॉन में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ टेस्ट। आगे चलते हैं। ओके, तो दो आपको अरेंजमेंट दिए हुए बेसिकली, magnet in different configuration. Each magnet is magnetic dipole moment m. What is the configuration is the highest net magnetic dipole moment? ठीक है। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो एंगल पे है उनको आप सबसे पहले टेस्ट कर सकते हो। ऑल्सो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है √m1² प्लस m2² प्लस 2m1 m2 cos फाई, है ना, cos थीटा कुछ भी ले लो, ठीक है। m² आप जब निकालोगे, किसी भी दो वेक्टर लोगे ना आप, मैग्नेटिक मोमेंट जो लोगे, m1 और m2 दो वेक्टर का निकालोगे ना, नेट मोमेंट रिजल्टेंट निकालना चाहोगे, इसको यहाँ लिख भी देते हैं, एम नेट कितना हो जाएगा, √m1 प्लस m2, है ना, √m1 सॉरी स्क्वायर प्लस m2² प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब कॉस थीटा की जगह वैल्यूज पुट करते जाओ। यहाँ पे आपका जैसे 90 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 30 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें सी ऑप्शन को सबसे पहले चेक करोगे, जो कि आप कर सकते हो किसी भी चीज को 90 डिग्री को करो या सी ऑप्शन को आप चेक करो, मैं सजेस्ट करूंगा आप सी ऑप्शन को चेक करो। तो इस फॉर्मूले में रख के आपको मिल जाएंगे क्या, हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यू कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू डाल सकते हो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग बायो-सावर्ट लॉ एंड कॉलम्स लॉ? बोथ आर डिपेंडेंट इनवर्सली ऑन द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा किसके अलोंग होती है, या फिर अपोजिट होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, ठीक है, जो ज्वाइन कर रहा होता है बेसिकली आपके चार्ज को और फील्ड पॉइंट को, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेकिन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड करंट ऑल्सो, करंट एलिमेंट जो आइडियल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है बायट सावर्ट लॉ में, ठीक है। इसके और आर
एंड आइडियल, इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। V is perpendicular to the plane, जिस प्लेन में क्या है, ये दोनों है आर और आइडियल। ठीक है, ये हमने राइट हैंड जो कर्ल रूल बोल लो, थंब रूल बोल लो, उसके हिसाब से आपने बनाया था। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन साइन थीटा ऑफ द अबव ये प्लेन आर एंड आइडियल का। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा बेसिकली ये। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, व्हाट विल बी द आंसर, सुपरपोजिशन ऑल ऑफ द अबव, हाँ सी ऑप्शन। दोनों में एंगल डिपेंडेंसी है ना, साइन थीटा पे डिपेंड कर जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, आप कर्ल राइट एंड कर्ल रूल लगाना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो दोनों डिपेंड करेंगे आपकी कॉलम्स लो, कॉलम्स लो भी आपका और बायट सावर्ट लो भी। ठीक है, रॉन्ग कौन सा बताना है हमको, स्टेटमेंट रॉन्ग, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, थर्ड वन, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, दे बोथ हैव एंगल डिपेंडेंसी, रॉन्ग। तो ये ऑप्शन सही है, बोथ आर डिपेंडेंट इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पॉइंट, बायट सावर्ट लॉ में भी और आपका कॉलम्स लॉ में भी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ, ये भी बिल्कुल सही बात है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका बिल्कुल अप्लाई होता है दोनों पे। ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन जो बोल रहा है, बोल रहा है दोनों पे एंगल डिपेंडेंसी आ गई आपकी, जो कि गलत बात है। ठीक है, एक पे आ रही है, एक पे नहीं आएगी। आगे चलते हैं। Okay. Current I flows along the length of an infinitely long, straight, thin-walled pipe. Then magnetic field at all the point inside the pipe is same, but not zero. Magnetic field at any point inside the pipe is zero. ठीक है, तो अगर हम इस जो थिन वॉल्ड पाइप है इसमें कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, बीच में अगर कोई पॉइंट कंसिडर कर ले, तो हम उस पर अगर एक सर्कुलर लूप बनाएंगे थ्रू दिस पॉइंट एंड अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ उसमें। क्या होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी इंटू डी एल। ठीक है, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो आपका करंट इनक्लोज आएगा क्या उसमें, करंट इनक्लोज तो आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका जीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लूप विल बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, ये ऑप्शन। आगे चलते हैं। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक सिंपल सा आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें कि 10 एम्पियर है, जो कि स्ट्रेट करंट पेयरिंग वायर में जा रहा है, फिर सेमी सर्कुलर लूप से होते हुए फिर से आगे पास ऑन हो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पे निकालनी है, बड़ा इजी सवाल है। ऐसे अरेंजमेंट में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, 10 इंटू माइनस 10 टू द पावर माइनस 7, क्योंकि 4 पाई है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये तो 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू पाई इंटू करंट कितना दे रहा है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई 20 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, 10 टू द पावर माइनस 2, कितना आ जाएगा 5 पाई माइक्रो टेस्ला। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, इसमें हमको निकालना है अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, अब ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, जो कि सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b, इसको रोटेट किया है 180 डिग्री से। ठीक है, तो वर्क डन या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो, कितना होता है एम बी थीटा वन से थीटा टू, या तो आप थीटा थीटा टू माइनस थीटा वन ले लो, या माइनस के साथ में, या फिर आप यहाँ पे माइनस साइन हटा के क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। कितना हो जाएगा ये, एम बी कॉस जीरो 180 तक लेके जा रहे हो, कॉस जीरो कितना हो गया 1, कॉस 180 तो -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा एम बी बाई, नहीं 2 इंटू एम बी, सॉरी 1 प्लस 1 2 एम बी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप बेसिकली आप डिराइव भी कर सकते हो, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन से थीटा टू एम बी साइन थीटा, साइन डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट क्या करना है थीटा को, थीटा वन से थीटा टू इंटीग्रेट करना। 35, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, n इंटू आई इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ लूप, करंट ऑफ द लूप, किस पे इंडिपेंडेंट है, ये ए ऑप्शन। Biot Savart law indicates that the moving electron's velocity v produces magnetic field b such that,
ठीक है, बाइट शॉर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हम कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 × V इंटू क्रॉस आर अपॉन में R³ ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई V साइन थीटा अपॉन में R²। ठीक है, बेसिकली आपका जो डायरेक्शन ऑफ बी होता है वो होगा अलोंग V क्रॉस आर, ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बेसिकली जो V और R जिस प्लेन में है ना उसके परपेंडिकुलर। और बी एट अ पॉइंट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर्ड है ना, इनवर्स क्यूब लॉ फॉलो नहीं करता वो बेसिकली, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ फॉलो करता है। पास ऑन में इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ फॉलो करेगा ये। ठीक है, तो का आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, बी विल बी परपेंडिकुलर टू बी, आर के भी होगा, बी विल बी परपेंडिकुलर टू आर भी होगा लेकिन पैरेलल नहीं होगा। आगे चलते हैं। ओके, एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी दी हुई है, डिस्टेंस आर फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट रॉड कैरिंग स्टेडी करंट विद वेरीज विद आर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई बी है जो आर के साथ कैसे वेरी करता है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इनसाइड द रॉड, ठीक है, तो बी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। और आउटसाइड द रॉड की अगर बात करें, आउटसाइड की, तो उसमें बी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, यही हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट रॉड की बात कर रहे हैं ना क्योंकि हम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखो पहले, अगर इनसाइड और आउटसाइड में आप ध्यान से समझोगे आर के टर्म्स में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। सबसे पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या है, a beam of electrons protons move parallel to each other in opposite direction then they attract to each other। तो अभी अभी करके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर पैरेलली मूव कर रहे हैं आपका, अगर आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैरेलली मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, आपको अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ओके, एक बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेपलमेंट 5 आई कैप की एम्पियर एम्पियर मीटर स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 आई कैप 3 जे कैप और 4 के कैप टेस्ला, इसमें आपके इस रीजन में आपकी प्लेस्ड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना हो जाएगा, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से करेंगे इसको। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड्यूलस लगा देते हैं, और एम क्रॉस भी आपका लगाना ही है इसमें, तो एम क्रॉस भी आप अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, a negative charge is placed on axis of circular loop having n turns carrying current I, the direction of net force on the charge will be क्या होगा। तो जो चार्ज है वो रेस्ट पे है अगर, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा उसमें, नो फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, कभी जब चार्ज पे, जब वो मूविंग होगा, है ना, अगर मूविंग होगा तो लगेगा। ठीक है, जब मूविंग होगा तो नेट फोर्स आपका तब लगेगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें लास्ट में, डी ऑप्शन, इनमें से कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने बोल रखा है ना, नेगेटिव चार्ज प्लेस ऑन एक्स डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज विल बी, नेगेटिव चार्जेस प्लेस ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, इसमें एन टर्न से करंट कैरिंग आई है। ठीक है, जब तक कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, जब तक कि सॉरी ये रेस्ट पे रहेगा तब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, देयर विल बी अ डाउट even after watching this video, then you can contact, okay, you can contact your teacher, you can contact me, and all the best for your upcoming tests and upcoming exams. Bye bye everyone.